किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही कोई इन्होंने प्रयास किया है। जो गिरफ्तार हुए उसको भी छोड़ दिया गया है। उस पर मर्डर अटैक किया जा चुका है, हम पर किया है, हमारी वाइफ पर किया गया है। मुर्दे को तो हमको पकड़ा दिया, हम उसका बेचारे को संस्कार किए इस बुढ़ापे में, 72 वर्ष की उम्र में, अपने जवान 42 वर्ष में। माँ मैं आ रहा हूँ। नहीं बताओ, तुमको भी मार देंगे, मैंने क्यों मार देंगे मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 19। अभी मैं अपने स्टूडियो में हूं और आप मेरे साथ ये 3 व्यक्ति को आप देख पा रहे होंगे। दरअसल ये दोनों पति पत्नी हैं और इनके ये छोटे बेटे हैं। लेकिन आज ये हमारे स्टूडियो आए, क्यों आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इनके बड़े पुत्र की हत्या 31 मार्च को कर दी गई और हत्या करके लाश बरामद हुआ मरंगा थाने से। लेकिन मरंगा थाना के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अपराधी आज भी छुट्टा घूम रहा है। उसी सिलसिले में आज ये मेरे पास आए कि अब मैं क्या करूं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपके बच्चे की हत्या कब हुई थी? शाम 6:30 बजे मैं अपनी दुकान पर बैठी थी, मेरे पास आया, माँ घर की चाबी दे दीजिए। मैंने उसे घर की चाबी दी, घर आया और खाना खाया कुछ, और उसके बाद वो चला गया। और रात के 10 बजे जब वो नहीं लौटा तो मैंने उसको फ़ोन किया कि बेटा घर आओ, खाना खा। तो माँ आप खाना खा लीजिए, मेन गेट में ताला लगा दीजिएगा और लकड़ी वाला गेट वो खुला छोड़ दीजिएगा, मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ। उसके बाद फिर वो नहीं आया। 12:10 पर मुझे कुछ ऐसा आभास सा हुआ कि मेरा बेटा वापस आया है। तो मैं उठ के मैंने सोचा कमरा खोल के देखूं और वो उसको बोल दूं कि खाना पड़ा हुआ है और खाना खा लो। और उसके बाद जब बाहर निकली हूँ तो कोई कहीं नहीं था। और जो उसकी मोटरसाइकिल थी, हम लोगों को दूसरे दिन सुबह पता चला कि घर के पास ही दलाल चौक है, वहाँ मंदिर के पास खड़ी हुई थी। गाड़ी खड़ी थी मंदिर के पास गाड़ी खड़ी थी। ये डेड बॉडी जो बरामद हुआ है जी, वो आप लोग को कब जानकारी मिली? 8:25 पर मरंगा थाना से हमारे पास फ़ोन गया था। 1 अप्रैल को? हाँ, 1 अप्रैल को मेरे पास फ़ोन गया। तो उन्होंने कहा कि जो एक आदमी, आप कौन है, ब्रिजेश को जानती? हमने कहा हाँ पहले तो वो सुरेश बोले, मन का नहीं सुरेश किस कोई नहीं है। बोले नहीं ब्रिजेश। मैंने कहा हाँ ब्रिजेश मेरा बेटा है। तो बोले कि मिस हो गया है। तो मैं मिस होने का मतलब मुझे लगा कि कहीं गायब हो गया है या कुछ है। तो वो उसके दोस्तों ने रिपोर्ट लिखाई होगी कुछ। उसके बाद फिर 10 मिनट बाद उन्होंने एक नंबर मेरे पास सेंड किया, क्या इस नंबर को आप जानती हैं? तो मैंने कहा नहीं, इस नंबर को मैं नहीं जानती हूँ। और फिर वो कुछ बोलने लगे जो कि मुझे कुछ अनहोनी का आशंका हुई। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन दे दिया और उसी से फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ बात की और बताया कि ऐसे ऐसे लड़के के हाथ पर, लड़के ने कैनवास शूज़ पहने हुए। तो मुझे था कैनवास शूज़ तो दुनिया पहनती है, लेकिन मुझे इतना। आप जब बातचीत हुई आपकी थानाध्यक्ष से तो वो क्या बताए थे आपको? वो बताए कि आपका लड़का की हत्या हो चुकी है, क्लियर कट बोले। फिर हमने कहा देखिए कुछ बात छिपा रहे हैं, आप स्पष्ट कीजिए कि आखिर बात क्या है जो इस तरह की बात कर रहे हैं आप। तो कहने लगे कि ये ब्रिजेश कुमार उर्फ कालू, ये आपका ही बच्चा है। तो हम कहे सर क्या हुआ, स्पष्ट कीजिए ना आप। तो बोले कि ऐसी ऐसी बात है, 8 बजे वहाँ इसको, ये हरदा के पास कौन है, ये मेहता चौक पर उसको मार कर फेंक दिया गया है। तो यही लाश वहाँ मिली है। क्या यही आपका बच्चा है? हम कह रही हाँ सर, बच्चा तो हमारा यही है। हत्या का कारण क्या हो सकता है? कारण भाई आपसी विवाद है, पारिवारिक विवाद है, ज़मीनी विवाद है और धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा विवाद धर्म परिवर्तन का है। ज़मीनी विवाद कहें तो पुश्तैनी ज़मीन बंटवारे की विवाद, पिताजी के हिस्से की ज़मीन, पिताजी के हिस्से का बंटवारा। और नहीं, ये लोग विल बनवाए, विल को भी ये लोग खारिज कर दिए और फिर विल के आधार पर ये लोग ज़मीन भी बेच दिए। ज़मीन बेच दिए तो 15 के वाला हमने कैंसिल कराया। उस पर यह विवाद बढ़ता ही चला गया और ये मर्डर का रूप ले लिया।
कि इसको ख़त्म करवा दो। पहले भी ये घटना घट चुकी है, ये 2022 में उस पर मर्डर अटैक किया जा चुका है, हम पर किया है, हमारी वाइफ पर किया गया है। उस जिस समय आपके ऊपर हमला किया गया था 2022 में, तो उस समय क्या आप जख्मी हुए थे? बहुत गंभीर रूप से जख्मी हो गए, अभी तक हम होश में नहीं। अब इतने दिन बीत गए तब थोड़ा बहुत मैं चल फिर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी इसमें जो लाठी का प्रहार हुआ है ये अभी भी दर्द है। मैं रात में कराहता रहता हूँ। मेरा बच्चा आया है तो इसको मालिश वालिश कुछ किया है, बैंडेज वगैरह लगाया है कि पापा आपको इससे आराम मिलेगा। लेकिन सही पूछिए कि ये घटना जो हुई है ये तो हमारा सब कुछ उजाड़ दी है। एक माँ होने के नाते देख तो धर्म परिवर्तन, उसके बाद इस ज़मीन हमारे हिस्से की भी बेच दी गई। ये धर्म परिवर्तन की बात आप बोल रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है, हम लोग हिंदू परिवार से हैं, माँ सिख परिवार से है। तो नाना जी ने जो शादी माँ की होके आई तो ये सिख थी, तो वो एक मनौत करके कि एक लड़के को बना दिए। तो हम कहे हम नहीं बनेंगे, आप भैया को बनाइए, सरदार। हाँ सरदार। हम कहे हम नहीं बनेंगे, तो दबाव में हमको बना दिया गया। बच्चे थे तो नहीं ध्यान में आया। जब 9th क्लास में हम पहुँचे हैं तो बहुत अटपटा लगता था, दूसरे के यहाँ जाके चोटी गुथवाइए और उसको बांधिए। और जितने बड़े पापा थे या चाचा जी थे वो लोग, अरे सुनो इधर, इसको खींच के कहते थे जाओ खैनी ले आओ, जाओ पान ले आओ, जाओ लाओ जर्दा, जाओ जर्दा ले आओ। तो आपने वो धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया? नहीं किया। तो वही करीब हमको लगता है 9th क्लास में मैं था, तो पिताजी से परमिशन लिया। पिताजी नाराज़ तो रहे, लेकिन फिर भी हमने बाल कटवा लिए। तो जब छुट्टियां हुई स्कूल में तो नाना के यहाँ हम लोग चले जाते थे। नाना के यहाँ गए तो वहाँ नाना एकदम फायर हो गए कि क्यों कटवा लिया, चलो फिर अमृत छका देते हैं। तो हम नाना जी से बोले, हम क्या सुनिए, ये आपके यहाँ एक बार अमृत छकाया जाता है, हम तो रोज़ ठकुरवाड़ी में जाते हैं, पूजा करते हैं, चरणामृत लेते हैं, आप कितनी बार छकाइएगा, हम तो जीवन भर वही चरणामृत से जिंदा हैं। तो हमको ये पसंद नहीं है, आप अपने बेटों को जो करवाना है करवाइए, आप लोग रहिए, हम नहीं रहेंगे। जब आपके ऊपर हमला हुआ तो फिर उस केस में थानाध्यक्ष क्या किए? थानाध्यक्ष को हम 5 बार कहे कि सर आइए, हमारा आवास देखिए कैसे हम रह रहे हैं, क्या हमारे साथ दिक्कत है, इस कंडीशन को पहले आप देखिए। दूसरा, आप उस प्लॉट पर आइए जिस प्लॉट का मैंने कैंसिल कराया है, उसके बाद विवाद बढ़ गया है। और आप जो अभी जहाँ घेराबंदी की बात है, उस प्लॉट पर तो कोई मर्डर वाली बात नहीं है, और यहाँ पर अटैक हो चुका है उस प्लॉट के कारण। वो चूँकि कुछ हैं ऐसे लोग जिनका जो रास्ता का मामला था, हमसे पहले मांग रहे थे कि जोगिंदर बाबू हमको दे दीजिए ये रास्ता। तो हम कहे ठीक है, जब अपने अपने नाम से हो जाएगा तो आपको दे देंगे। इसमें माँ और ये लोग मिल के, दूसरा एक मकान है उसमें मदर करीब 3 बार सलाह दे चुकी है हमारे अगेंस्ट में कि ये जब आता है गाली गलौज करता है। और मदर 5 महीने से उस नए मकान में रह रही है अपने छोटे बेटे जगदीश सिंह के साथ। और हर भाई जाते हैं, वहाँ से जाते हैं तो बैसाखी के नाम पर उन लोगों को बुलाती है, देखिए माँ से बात कर लीजिए। मारपीट ये लोग करते हैं, भले ही माँ का इंटरफेरेंस उसमें है, लेकिन माँ से बात कर लीजिए। वो बूढ़ी माँ समझ के जो वो कहती हैं वही कर देते हैं। FIR जो 3 ठो किया गया है, आज तक उसकी कॉपी हमको नहीं दी ये लोग। आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? घर गुरु बाजार में है। गुरु बाजार कहाँ है? गुरु बाजार में बरारी थाना है, और ये रेलवे स्टेशन से नज़दीक ही है। और रेलवे स्टेशन के नज़दीक राजा ड्रेसेज है, उसके ठीक सामने हमारा घर है। आपके बेटे की जो हत्या हुई तो वो बेटा करता क्या था, कौन सा काम करता था? बेटे को वो लॉकडाउन के पहले आया था, 2-2.5 साल 3 साल पहले, तो उसको दुकान खुलवा दिए थे। साल भर तो बेचारा बैठा रहा, नौकरी छूट गई, तो उसको दुकान खुलवा दिए। फर्स्ट क्लास दुकान वो चलाया साल भर। उसके बाद इन लोगों का था हर 6 महीने पर कोई झगड़ा कर देना। उसमें कोई ना कोई भाई, सबसे बड़े भाई थे, कभी वो कोई ना कोई बात मोटरसाइकिल क्यों अंदर ले आया, बाहर ले जाके साफ़ करो, यहाँ झाड़ू मत लगाओ, यहाँ नहाओ मत, यहाँ लेटरिन मत जाओ, ये मदर भी करवाती थी। और इसके कारण ये आपका छोटा लड़का है जी। आप कब आए हैं कटिहार? मुझे आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। मैं आप रहते कहाँ हैं? फ़िलहाल तो मैं वियतनाम में था, वियतनाम से आया हूँ मैं। वियतनाम से आप कटिहार आए हैं? जी हाँ। भाई की हत्या की खबर जानने के बाद 31 मार्च को संडे का दिन था,
31 नहीं, एक अप्रैल की बात है शायद, 1 या 2 की, संडे का दिन था। तो माँ मेरे को, क्या होता है कि नंबर कई बार होते हैं चेंज हो जाते हैं, तो माँ के पास पुराना नंबर रखा हुआ था और मैं घूमता रहता हूँ। घूमने का मेरे को बड़ा शौक़ है, तो घूमते घूमते मैं काफ़ी समय पहले अपनी नौकरी छोड़ के निकल गया था और बाहर जाके मैंने छोटी सी नौकरी एक पाई थी जहाँ पर बच्चों को मैं शिक्षा देता था अंग्रेजी की। ठीक है, वहाँ पर रहने लगा मैं कुछ समय। लॉकडाउन हुआ, जितना भी पैसे कमाए सब चले गए। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, उसके बाद ये था कि माँ बोलती थी बेटा तुम आ जाओ। तो अभी आने ही की प्लानिंग कर रहा था जब उस दिन फ़ोन आया और मेरी क्लास 9:30 बजे की थी। तो माँ ने बोला कि बेटा, एकदम आवाज़ खरखरा के, मैंने कहा क्या हुआ माँ? तो पहले सबसे मेरे को लगा, क्योंकि हमेशा वाद विवाद होता रहता, तो मेरे को लगा पापा। मैंने कहा पापा तो ठीक है ना? अरे हाँ पापा ठीक है। भैया? कि भैया को क्या हुआ? भैया मार दिया, मार दिया। अरे बाप रे। माँ मैं आ रहा हूँ। नहीं मत आओ, तुमको भी मार देंगे। मैंने कहा मार देंगे, मैं आ रहा हूँ माँ। 72 वर्ष उम्र में आप कब आए यहाँ पर? ऐसी मौत नहीं देखे हम अपने जीवन काल में। 11 तारीख की उधर फ्लाइट पकड़ी थी मैंने, उसे डायरेक्ट फ्लाइट कोलकाता, किसी को बताया भी नहीं। कोलकाता से फिर कटिहार से फिर यहाँ 23 साल के बाद मैं आया हूँ इस घर में। केबीजा कॉलेज कटिहार से मैं पढ़ा हूँ, 12th मैंने वहाँ से किया। उसके बाद मैंने दिल्ली से ग्रेजुएशन की, पुणे से MBA किया। उसके बाद काफ़ी समय में दिल्ली में, मैंने कभी इधर का रुख नहीं किया क्योंकि हमेशा वाद विवाद होता था। और बड़े ताऊ मेरे को देख के, हम दोनों को देख के, क्योंकि बड़े ताऊ के कोई बेटा नहीं है, तो हम दोनों को देख के कि इनके 2 बेटे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ हमें बोलते रहते थे, पानी यहाँ क्यों फेर दिया। कभी किसी से वो नहीं हुआ कि लगाव हुआ कि हाँ मेरे छोटे भाई के 2 लड़के हैं या फिर हमारे घर के पोते हैं, किसी को कोई लगाव नहीं था हमारे। और सिर्फ उस समय तक हम सिर्फ 2 ही पोते थे। अभी जाके चौथे नंबर का जो है, उनका एक बेटा है, वो तकरीबन 15 साल का है। मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। मरंगा थाने में जो FIR दर्ज हुआ है और उस FIR में जिन जिन लोगों का नाम दिया गया है, वो सारे लोग आपके परिवार के ही हैं? तकरीबन सारे परिवार के हैं। 7 लोग हमारे परिवार के हैं और 2 भाई के तकरीबन जान पहचान के थे, जिनका भाई का उठना बैठना था। गांव में कई बार हो जाता है, तो पापा भी बोलते थे कि इन लोगों के साथ मत उठा बैठा करो। तो 7 लोग तो तकरीबन हमारे परिवार की हैं, जिसमें प्रमुख जो हैं हमारी दादी खुद की हैं, क्योंकि वो हमेशा हमें भी गालियाँ, जैसे होता है ना बचपन में बच्चे जाते हैं तो घर में ना, अगर कभी हम पहुंच गए, क्योंकि हम लोग पटना में रहते थे उस समय, तो अगर खाने में हुआ तो कभी बोलती थी या तो वो गोंद के लड्डू 1 ठो खा लो और नहीं तो फिर 2 ठो पराठा मिलेगा। हमें इस तरीके का, मतलब कि छोटे थे हम लोग, 7 साल 8 साल के, उस समय भूख भी बच्चे को लगती है, तो कहते नहीं थे, या तो 1 ठो लड्डू खाओगे नहीं तो 2 ठो पराठा खाओगे, इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इस तरीके का व्यवहार होता था हमारे साथ। आप वहाँ क्या करते हैं? अंग्रेजी शिक्षक हूँ मैं। तो इसमें आप SP साहब से मिले हैं? SP साहब से आज मैं मिलने जा रहा था, लेकिन आज चूँकि अंबेडकर जयंती है तो वो बंद था। उनके निवास पे गए, उनके निवास पे भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। FIR 1 अप्रैल को हुआ है जी। 1 अप्रैल के बाद थाना अध्यक्ष से आपकी क्या क्या बातचीत हुई है? हमसे कोई भी मिलने नहीं आया है। क्या आपसे मिलने आए थे थाना अध्यक्ष? जी। क्या बताए वो? थाना अध्यक्ष बताए, हमसे रिपोर्ट लिए कि आप ये जो FIR किए थे। हमने पूछा आप FIR की कॉपी कहे थे लेकर आएंगे, आप लाए हैं तो हमको दे दीजिए। और फिर हमारा पोस्टमार्टम का क्या हुआ, वो भी रिपोर्ट आपने कहा 2 दिन बाद मिल जाएगी, कोई रिपोर्ट नहीं मिली। आप आज आए हैं तो सब रिपोर्ट हम ही से ले रहे हैं। जो जिन्होंने हत्या की है उसके तो आप उसके परिवार वालों से किसी से आप कोई पूछ नहीं कर रहे हैं। CCTV कैमरा लगा हुआ है, कैसे बच्चे की हत्या हुई, कैसे कहाँ ले गए ये लोग, कैसे वहाँ लाश गई। क्या ये जिनको आप लोग आरोपी बनाए हैं उनके घर पर पुलिस छापा मारी? कुछ नहीं, वो बात ही नहीं की है। पुलिस उससे गई है 2 मिनट के लिए, बस चली आई है। हम लोगों से बात हुई है। हम लोगों से पूछताछ करके खुलवाई है पुलिस, कोई भी नहीं। जहाँ हमारी खेती होती है वहाँ गए, उसके किसी से गलत डाइवर्सन में लोग चले गए। जहाँ का FIR कराए हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से अभी तक कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है। अब क्या हो रहा है ये नहीं पता है। और जब मैंने IO मिथिलेश जी को शाम को फ़ोन किया कि सर आप तो बोले मैं खेत से होकर आ रहा हूँ, तो उनका कहना था मैडम बहुत देर हो गई इसलिए हम लोग भाग आए। ये आ गए ने भाग आए हम लोग, इसलिए बहुत देर हो गई थी, आपसे मिलने नहीं आए, वापस भाग आए। और दोबारा
पता चला कि वो सस्पेंड हो चुके हैं। और 8 तारीख को एसडीपीओ सदर SK सरोज जी गए थे, उन्होंने भी हमसे बातचीत की। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि CCTV फुटेज आप देखिए। तो वो भी कोई बस एक उनके साथ मरंगा थाना का कोई SI था, उसको बोले ऐसा है कि आप जो CCTV फुटेज की क्लिपिंग मंगवा ली, कलेक्ट कर लीजिए। बस ऐसा कह के वो लोग अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। हमको ये बताइए कि इसमें जितने लोगों को आप आरोपी बनाए हैं, इसमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? किसी की नहीं, कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही कोई इन्होंने प्रयास किया है। जो गिरफ्तार हुए उसको भी छोड़ दिया गया है। बाहर का एक आदमी बाहर का गिरफ्तार हुआ बरारी का था। एक आदमी हमारे घर के सामने तकरीबन गली में अगर आप जाइएगा तकरीबन 200, 250, 300 मीटर के आसपास तकरीबन 5 CCTV कैमरा मैंने अपनी आंख से देखे हैं। एक जगदीश सिंह उर्फ नंदू, जो कि हमारे सबसे छोटे चाचा हैं, उनके घर के सामने भी जो है नाइट विजन का CCTV लगा हुआ है। इसी प्रकार सामने तकरीबन 100, 200, 300 मीटर के आसपास में तकरीबन 5 CCTV कैमरा मैंने अपनी आंख से देखे हैं। और किसी की भी कोई भी फुटेज नहीं है, और ना ही किसी भी अगल बगल लोगों से भी कोई पूछताछ करने आया है। ये मैंने पर्सनली लोगों से जाके पूछा है कि आपके पास कोई पुलिस आई है क्या, आपसे कोई पूछताछ की है? किसी से कोई पूछताछ भी नहीं की गई। मतलब इतनी लापरवाही दिखा रहे हैं, चलो कोई लड़ाई हो गई है जैसे, हत्या तो दूर की बात है। इस तरीके का व्यवहार हमारे साथ हो रहा है। और भविष्य में हो ये आरोपी आप लोग को अभी मौजूदा वक्त में धमकी उमकी कुछ देता है क्या? बहुत धमकी मिल रही है, दूसरे डायरेक्ट नंबरों में से। धमकी मिल रही है कि साले तुमको भी उड़ा देंगे। पत्नी को कह रहे हैं कि उड़ा देंगे। अब तुम्हारा दूसरे बच्चे को उड़ा नंबर से इसी फोन यही आता बच्चे को बात जो कह रहा। पहले लोग खड़ा होकर चौक पे बोलता था एक को उड़ा दो, दूसरा आएगा दूसरे को उड़ा देना। मतलब पहले ये बात बोलता था वो लोग। पहले ये बात टिंकू डॉन जो हमारा चचेरे चाचा का बेटा है, वो इस सेटिंग कराने में खासकर इस क्या नाम है उसका मेन, राजेश सिंह उर्फ राजा उर्फ टिंकू डॉन कहलाता है अपने आप को। ठीक है, वो कहता था अरे जगदीश को, नंदू को, कि अरे आज की डेट में क्या है, तुम पैसा निकालो हम सेटिंग करवा देते हैं तुम्हारी। एक आएगा, एक को तो यहीं पर निपटा देंगे, दूसर का आएगा दूसर को उड़वा देंगे। इस तरीके की बातें खुलेआम होती थी। आज देख लीजिए, पहले तो पापा के साथ लड़ाई होती थी, आज हमारे भाई एड्रेस भी नहीं बताते कि कहाँ रह रहा है हमारा बेटा। मैं किसी को बताता नहीं कि मैं कहाँ पर बताइए, रहता हूँ। एक आदमी पकड़ाया तो उसको छोड़ दिया गया। अब दूसरे आदमी को जबकि छोड़ा उसके हुआ है पहरेदार को वो मारा नहीं, एक इसमें 2 आदमी हैं उसके, वो राजेश यादव है, नहीं राजेश चौधरी, और एक और है उसकी पत्नी आई, इसकी पप्पू चौरसिया की, कहने आई कि हमारे पति का क्या मतलब इसमें गलती है। हमने कहा वो हमको नहीं पता है, एक बार गलती कर दिया है और स्पॉट से भाग गया है ये, और उसमें इन्वॉल्व है ये। भले इसमें इन्वॉल्व ये नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट में ये भी इन्वॉल्व उसमें है। इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है पुलिस। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर यही घटना घटती रही समाज में तो समाज में खाली अपराधी ही रह जाएंगे, इंसान बच नहीं पाएगा, कभी जिंदगी रोड पर नहीं चल पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। हमारा प्रशासन से यही आग्रह है कि हमें न्याय दिलाया जाए और हमारी जान की सुरक्षा की जाए। अगर अपराधी इसी तरह खुलेआम घूमते रहे तो कल को हो सकता है वो मेरे छोटे बेटे की और हमारी भी हत्या करवा दें। जो धमकी वो दूसरे नंबरों से, फ़ोन के नंबर से रात में 10:30, 11 बजे फ़ोन आता है, नंदू सिंह हैं, और वो कह के उसके बाद वो हमें एक भय का माहौल हमें व्याप्त कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगी प्रशासन से कि हमें न्याय दीजिए और जो मेरे बेटे के हत्यारे हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके उन लोगों का परिवार है हमें यहाँ। मुक्त वातावरण में सांस लेने की आज़ादी दीजिए। और अगर आप ये करते हैं तो हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ये जो आरोपी है इस FIR में, वो आरोपी का परिवार कहाँ रहता है? सब एक तो नहीं, घर में तो रह रहे हैं, अभी जो भागे हैं एक तो कहाँ है, उनकी पत्नियां यहीं पर हैं, सबकी पत्नियां सबकी यहीं हैं। उन लोगों से अगर उनको टॉर्चर किया जाए तो बताएंगे जरूर। ज्वाइंट मकान है, ज्वाइंट मकान में 4 लोग रहते हैं, 4 फैमिलियां रहती हैं मेरे पापा की फैमिली मिला के, मतलब हमारी फैमिली मिला के 3 फैमिली के सारे मर्द जो हैं, जो एक बेटा है वो भी गायब है।
ठीक है, पत्नी है, बेटी है वहाँ पे। दूसरे मकान में जहाँ पर हमारी दादी रहती हैं और हमारे सबसे छोटे चाचा रहते थे, वो दोनों के दोनों गायब हैं। और ये 48 घंटे, ये जो हत्या के 48 घंटे की बाद की बात है कि सारे के सारे अचानक से, मतलब कि क्या कोइंसिडेंस हो सकता है कि सारे के सारे ही या तो तबीयत ख़राब हो गई, या तो दोस्तों को मिलने चले गए, या परिवार वालों को मिलने चले गए, अपनी बीवियों को छोड़ के। कि हम कोशिश करें कि इनकी बीवियों के साथ कुछ दुर्व्यवहार करें हम गुस्से में आके, ताकि ये हम पे कुछ आरोप लगाएं। और इसी चक्कर में मैं तो यहाँ से, पापा मेरे को बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पर मत रहो कि तुम्हारी भी हत्या करवा देंगे ये, इसलिए मेरे को ये यहाँ से बाहर भेजने की बात कर रहे हैं। अब वो तो जगह छोड़ चुका जहाँ सर्विस करता था, अब तो आ चुका है यहाँ, ये भी बैठा रहेगा। जो कमाई है इसी सब में चली जानी है, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। न जमीन मिली, खाली केस मुकदमा ही हम लोग को मिल गया है, उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। मुर्दे को तो हमको पकड़ा दिया, हम उसका बेचारे को संस्कार किए इस बुढ़ापे में, 72 वर्ष की उम्र में, अपने जवान 42 वर्ष के बच्चे जिसको अपने फूल की तरह जिसको पोसा था, वो बच्चा हमारे हाथ से चला गया। ये पुलिस प्रशासन का ही दोष है, 100% दोष है। अगर पुलिस प्रशासन सख्त रहे तो इस तरह की वारदात कभी समाज में नहीं होगी। चौकीदार से लेकर थानेदार तक की वही स्थिति है, ये यहाँ तक कि DSP तक की भी यही स्थिति है। कहीं भी है, IO है, सब इंटरलिंक है। SDPO के यहाँ जाइए तो भी वही हाल है। अब उसके पास CS मतलब SP के पास कागज़ चला गया तो समीक्षा के लिए गया है, अब वहाँ दौड़ते रहिए। हम लोग बूढ़ा बूढ़ी इससे तो बहुत अच्छी थी, बेकार जिंदे हैं हम लोग। ये तो जिंदे प्रशासन ही हम लोग को मरवा रही है। प्रशासन सुरक्षा क्या करेगी? जिससे सुरक्षा की उम्मीद है वही बहुत करवा रहा है। आज की डेट में ये सिर्फ 3 महीने का इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ 3 महीने का, हत्या के बाद 3 महीने का। उसके बाद अगर उसके बाद हो सकता है कि हम में से एक, जो आप देख रहे हैं ना, हम में से एक या हम में से तीनों में से कोई ना बचे। वो जमानत पर रिहा हो जाएंगे, इस चक्कर में है। और कुछ समझ में ही नहीं आता है, दोनों SP का आपस में गठजोड़ भी नहीं है, कोई ना तो कोई प्रशासन, ना तो कोई कहता है वहाँ का मामला है, ये कहते हैं, वो कहते हैं यहाँ का मामला है। अब इस मामले में हम तो पिस रहे हैं, कहाँ जाए बताइए आप। अब हमारी उम्र के बहुत कम लोग बचे हैं। अब सोचे थे चलो बच्चे कुछ कर रहे हैं, कुछ दाल रोटी मिलेगी, वो भी छिड़ गई। जो ज़मीन है वहीं रह गई, उसका चला गया। देखिए, ये है बिहार पुलिस की लापरवाही। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि 2022 में भी 24 दिसंबर को इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और ये बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। उसमें भी FIR हुआ था और वो बराड़ी थाना में हुआ था। बराड़ी थाना में FIR हुआ था, लेकिन उस FIR पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें भी ये FIR में जिन लोगों को आप आरोपी बनाए हैं अपने बेटे के हत्या वाले FIR में, तो क्या आपके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था उसमें से ये लोग हैं क्या? सभी सब ये चारों भाई हैं। इन सभी लोगों को आरोपी बनाया गया था उस वक्त भी जिस वक्त इन पर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम हुआ कि इनके बड़े बेटे जो ब्रजेश कुमार सिंह नाम है, ब्रजेश कुमार सिंह की हत्या 31 मार्च को कर दी गई और उसके लाश को मरंगा थाने में फेंक दिया गया। अब मरंगा थाना में मामला आ गया बराड़ी थाने से उठकर, और बराड़ी थाने की पुलिस, मरंगा थाने की पुलिस जो अभी बताई इन्होंने कि मरंगा थाने की पुलिस किस तरीके से कार्रवाई की, अभी तक ये सभी आरोपी फरार हैं। और ऐसी इन लोगों ने ऐसा संदेह जाहिर किया है कि हो सकता है कि वो सभी आरोपी हमारे ऊपर फिर से जानलेवा हमला करे और हो सकता है कि वो मेरे दूसरे पुत्र की भी हत्या कर दे, ऐसी इन लोगों ने संभावनाएं व्यक्त किया है। और ये पूरी तरीके से ये मामला ज़मीन का है और ये पुश्तैनी ज़मीन है। पुश्तैनी ज़मीन के बंटवारे को लेकर आज लड़ाई इस कदर बढ़ गई है कि दोनों पक्षों के बीच हत्याएं होने लगी। और ये हत्या अब कब थमेगा, पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और पुलिस क्या कार्रवाई करती है और इस पीड़ित परिवार को पुलिस के द्वारा क्या प्रोटेक्शन मिलता है, इन्हें कब न्याय मिलता है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। मैं अपने अगले वीडियो में आपको और भी इस घटना से जुड़ी हुई और भी जानकारियां आपको मैं दूंगा, इसलिए आप हमारे द न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए।
फॉलो कीजिए और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।